हेलो एवरीवन, नया दौर के सेगमेंट आज का अखबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन जमील। आपको मालूम है कि हम अखबारात में से आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जो बहुत अहम पब्लिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं और आपका उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह की 3 खबरें हम आपके साथ आज शामिल करेंगे। तो सबसे पहली खबर जो है वो हम रोज़नामा दुनिया से आपके साथ शामिल करेंगे, जिसमें एक नौजवान है उसामा सफ़ी, जिसको पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की जो फ़ोर्स है उन्होंने कत्ल का निशाना बनाया और वो जो नौजवान है उसको मार दिया गया। तो उसके ऊपर इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि उसामा सफ़ी को पुलिस ने बाकायदा मनसूबाबंदी से कत्ल किया और इसमें ये भी कहा गया कि उनकी गाड़ी पर चारों तरफ से 22 गोलियां बरसाई गई और इस पूरे वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई। इसी वाक़े में ये भी कहा गया कि अफसरान ने अपने पीटी भाइयों से मिलकर इस वाक़े पर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश की और आईजी ने भी कुछ नहीं किया, ये कहना था इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। और अभी इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया कि मुल्ज़मान ने अपनी जो है वो जुर्म का इतराफ़ कर लिया है और अब इनके ऊपर मज़ीद कार्रवाई होगी। तो आपको पता है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर एक नौजवान था, इंटरमीडिएट का उसका नाम था उसामा सफ़ी, वो गाड़ी चला रहा था तो उसकी गाड़ी के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की जो फ़ोर्स है उन्होंने गोलियाँ बरसाई थी। तो जिसके ऊपर एक जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई गई थी और इस जुडिशियल इंक्वायरी ने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं, खासकर उसामा सती के कत्ल के ऊपर। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मकतूल जो है उसको उसको जब उसकी गाड़ी को रोका गया तो कहा यह गया कि ये डाकू है, उसकी गाड़ी को इसको उसको डकैत बनाकर उसको जो है वो उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई। हालांकि उस गाड़ी के अंदर से किसी किस्म का कोई असला बरामद नहीं हुआ। साथ ही साथ ये कहा गया कि रुकी हुई गाड़ी को, यानी कि गाड़ी पहले ये कहते थे कि वो भाग रहा था तो शायद इसलिए गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, लेकिन एक रुकी हुई गाड़ी से जो है वो तकरीबन 4 से ज़ायद एहलकारों ने बैठकर सॉरी और खड़े होकर जो है वो उस पर तकरीबन कोई 22 के करीब जो है वो गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से वो नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो गोलियों के 18 खोलों को तकरीबन 72 घंटों के बाद फोरेंसिक के लिए भेजा गया और तकरीबन कुछ 4 घंटे उसकी जो फैमिली से छुपाया गया ये सारा वाक़या। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि जो रेस्क्यू 1112 है, उसको भी गलत एड्रेस बताया गया और रेस्क्यू 1112 भी जो है वो बहुत लेट पहुंची। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जब उसको मार दिया गया और वो जब उसकी लाश पड़ी थी तो उसकी लाश को रोड के ऊपर रख दिया गया, ना कि वो किसी हॉस्पिटल में लेके जाते या रेस्क्यू एहलकारों को बुलाते। और रेस्क्यू एहलकारों को बहुत देर बाद बुलाया गया और जब उसकी लाश को साइड पर रखकर चारों तरफ जो है वो पुलिस का जो है वो पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई, ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जब जाए वक़ुआ पर जो है वो सारे शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई और जितने भी ये जो एहलकार थे उन सब ने आपस में मिलकर अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ भी बोला इस कमीशन के आगे भी और जब पहली तफ्तीशी रिपोर्ट थी उसके अंदर भी। तो इसमें इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि जो एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी I9, डीएसपी रमना, एसएचओ रमना, एसएचओ कराची कंपनी, ड्यूटी अफसर रमना को भी फौरी जो अहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई है, क्योंकि ये सारे जो अफसरान हैं ये चूँकि एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो इस वजह से इन सबको जो है वो दिया गया मौका कि ये आपस में किसी किस्म का जो है वो आपस में मुज़ाकरात करें और इस पूरे केस से जो है वो जान छुड़ाने की कोशिश करें। तो इस वजह से जो जितने भी एहलकार हैं इन सब ने इस पूरे केस के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। तो खैर अभी जो है वो मुल्ज़मान ने अपना इक़रार जुर्म कर लिया है और उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि किस तरह से जो है वो उन्होंने एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल किया और उसको उसके ऊपर डकैती की वारदात डालने की कोशिश की। लेकिन इस पूरी तहकीकाती रिपोर्ट में जो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें कहा यह गया है कि उसामा सफ़ी को जो है वो इस तरह कत्ल किया गया कि उसका कोई जुर्म नहीं था, बल्कि ये पुलिस एहलकारों ने किसी भी ज़ाती गरज में या किसी और सिचुएशन में उसको कत्ल किया है। तो अभी जितने भी ये मुजरमान हैं, जितने भी पुलिस एहलकार हैं या जितने भी एटीएस के इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स के जो एहलकार हैं उन्होंने अपना इक़रार जुर्म कर लिया है और उनके ऊपर मज़ीद कार्रवाई हो रही है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई किस तरह बढ़ती है। ओहदों से हटाना मकसद नहीं है, इवन गोलियाँ चलाना भी मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि किस तरह से आप रोक सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मावरा अदालत कत्लों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है,
और आपने बिल्कुल खुली छूट दी हुई है, आप जिसको मंत्री को मारें। और इस नौजवान के ऊपर हमने देखा कि तकरीबन कोई 22 से ज़ायद के करीब जो है गोलियां बरसाई गई, और कुछ लोगों ने नीचे बैठकर, कुछ लोगों ने खड़े होकर, और रुकी हुई गाड़ी पर जो है वो इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया। तो ये पहली खबर हमने आपके साथ रोज़नामा दुनिया से शामिल की। दूसरी और अहम खबर जो है वो हम आपके साथ रोज़नामा जंग से शामिल करेंगे। ये फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का, जिसमें पीटीआई ने अपनी जो बैंक तफसीलात हैं वो ईसीपी के जो एहलकार हैं अकबर एस बाबर साहब, उनको देने से इनकार कर दिया है। और पीटीआई ने बिलवास्ता तौर पर तस्लीम भी कर लिया था कि उनको गैर कानूनी फंडिंग हुई थी, और दस्तावेजात लेकिन अभी तक पेश नहीं की जा रही। ये कहना है जो है वो बाबर साहब का। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई हुई थी, और स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर जो थे वो अकबर बाबर साहब, उन्होंने पीटीआई के जो अहदेदार हैं उनसे तफसीलात मांगी कि आपको किस तरह से बाहर से फंडिंग आई और कौन कौन से लोग आपको फंडिंग करते रहे। तो इसके ऊपर जो है वो पीटीआई ने जो है वो अपने शवाहिद देने से इनकार कर दिया है। और उसमें इन्होंने इकरार किया है कि बिल्कुल पीटीआई को अमेरिका के 2 कंपनी से फंडिंग हुई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसने, हमारे जो एजेंट ने जिसने हमें पैसे भेजे, वो गैर कानूनी तरीके से भेजे या कानूनी तरीके से भेजे गए। उसके बाद अगर इसने गैर कानूनी से फंडिंग की तो इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये कहना है जो पीटीआई के वकील थे उनका। और कहा गया है कि पीटीआई ने बिलवास्ता तस्लीम किया है कि गैर कानूनी फंडिंग हुई। और अकबर इस बाबत में कहा कि अभी तो सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया की फंडिंग के सवालात पर भी बात हो रही है, और ज़राए के मुताबिक अकबर इस बाबर ने मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी कमेटी के पास बैंक स्टेटमेंट है, और जितनी भी रकम है इसको जब्त किया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जो प्रोसीडिंग हो रही है पीटीआई के जो फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, बारहा अपोजिशन भी पीटीआई के जो फॉरेन फंडिंग केस की बात करती है कि वहाँ पर आप क्यों इतना इम्तियाज बरतते हैं, और क्यों पीटीआई से इस तरह की पूरी सिचुएशन के अंदर पीटीआई से क्यों नहीं पूछा जाता कि वो क्या कर रही है, और उसने जो है वो क्यों अपना केस इतना लटकाया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अभी पूरी सिक्योरिटी कमेटी बिठाए हुए हैं, अकबर एस बाबर साहब इसको लीड कर रहे हैं, और उनको भी पीटीआई ने जो है वो अपने शवाहिद देने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा, हुकूमती पार्टी है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। तीसरी और अहम खबर जो है वो हम आपके साथ जो पिछले दिनों को पता होगा कि सिंथिया रिची एक अमरीकी जो ब्लॉगर हैं, उनका रहमान मलिक साहब पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े अहम अहदेदार हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। उनके ऊपर जो है वो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, और उन्हें कहा था कि उन्होंने उनको हरासा करने की कोशिश की, और उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा सरगर्म रही, चंद एक दिनों के लिए ये खबर जो है वो बहुत गर्मा गर्मी की सिचुएशन में रही, और मीडिया चैनल्स पे भी और हर जगह पे इसको उठाया गया। रहमान मलिक साहब ने इसका जवाब भी दिया। फिर उसके बाद दोनों फ्री कैन ने जो है वो अपना केस रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन अब जाकर जो है वो दोनों फ्री कैन ने फैसला किया कि हम ये केस वापस ले रहे हैं। अब ये नहीं पता, ये नहीं मालूम कि ये केस किस कंडीशन में वापस ले रहे हैं, इनके आपस में बैकग्राउंड क्या मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात थे बड़ी संगीन नोयत के थे। और इसी तरह से जो है वो इस पूरी सिचुएशन के अंदर सिंथिया रिची जो हैं, उन्होंने भी अपना केस वापस ले लिया है। उन्होंने आज इसका केस की समाअत होनी थी, जो हो भी चुकी है, ये कल की खबर है क्योंकि इस बार बताता है। तो उसके बाद जो रहमान मलिक साहब हैं, उनके वकील ने भी जो है वो इस केस को वापस लेने का फैसला किया है। तो उन दोनों जो ये फरीकैन हैं, उन्होंने अपनी रिट वापस लेने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा कर दी है। और आज की ताज़ा खबर के मुताबिक नया दौर ने भी इस खबर को कवर किया है कि किस तरह से जो है वो सिंथिया रिची और रहमान मलिक साहब के आपस में मुज़ाकरात हो गए हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि सिंथिया रिची ने सिर्फ रहमान मलिक साहब पर ही इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, बल्कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उसके अलावा आसिफ जरदारी साहब, और इवन उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में बड़ी ऐसी बातें की थी, जो शायद पीपल्स पार्टी के बहुत से जो मेंबरान हैं या जिनकी जो जेलें हैं उनको नागवार गुजरी थी, जिसके ऊपर रहमान मलिक साहब ने जो है वो का फैसला किया था कि मैं सिंथिया रिची के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। साथ ही साथ सिंथिया रिची भी कोर्ट में चली गई थी, लेकिन इस केस की फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हो सकी, क्योंकि अब जो है वो रहमान मलिक साहब और सिंथिया रिची के मुज़ाकरात हो गए हैं, इनकी बैकडोर चैनल पे कोई बात हो गई है, जिसकी वजह से अब ये केस शायद आगे ना बढ़े। तो ये 3 खबरें हमने आपके साथ आज के अखबार से शामिल की। कल हम आपके साथ फिर कुछ अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपका मेज़बान हसनैन जी आपसे इजाज़त चाहता है। नया दौर के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।